आज छोटा नागपुर का पठार, प्लेट्यू ऑफ छोटा नागपुर, प्लेट्यू ऑफ छोटा नागपुर, यानी छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, प्लेट्यू ऑफ छोटा नागपुर। आज की क्लास में हम लोग डील करेंगे दो पठार, तीन पठार, छोटा नागपुर का पठार, मेघालय का पठार, लद्दाख के पठार में कुछ है ही नहीं इसलिए उसको डिस्कस कर ही लेंगे। एक लाइन का डिस्कस करना है तो कर लेंगे, क्या दिक्कत है। मेन छोटा नागपुर का पठार है, इसको डिस्कस करना है, ध्यान से पढ़िएगा, बड़ी महत्वपूर्ण पठार है ये, इससे क्वेश्चन आता ही रहता है हमेशा। देखिए छोटा नागपुर के पठार जो है उसका विस्तार, एक्सपेंशन लिख लीजिए। झारखंड मेनली कहाँ है? झारखंड, झारखंड के बाद बिहार, बिहार के बाद बंगाल, बंगाल के बाद उड़ीसा। ले लीजिए विस्तार इसका, झारखंड, बिहार, बंगाल और झारखंड, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, ठीक है। इसका निर्माण लिखिए किससे हुआ है? इसका निर्माण झारखंड, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। देखिए इट इज मेड बाय, इसका निर्माण कैसे हुआ है? इट इज मेड बाय धारवाड़ रॉक एंड गोंडवाना रॉक। इसका निर्माण धारवाड़ चट्टान से, इसका निर्माण धारवाड़ और गोंडवाना चट्टान से हुआ है। गोंडवाना चट्टान से हुआ है। इसका निर्माण इट इज मेड बाय धारवाड़ रॉक एंड गोंडवाना रॉक। इसका निर्माण धारवाड़ और गोंडवाना चट्टान से हुआ है। धारवाड़ और गोंडवाना चट्टान से हुआ है। आप जान जाइए, क्वेश्चन ने कई बार पूछा जाता है, हर परीक्षा में आता है, इसका कोई लेवल नहीं है, विदाउट लेवल क्वेश्चन है ये, हर एग्जाम में आता है, यूपीएससी से लेकर बीपीएससी तक सभी एग्जाम में पूछते हैं ये। भारत में सबसे ज्यादा मिनरल, भारत में सबसे ज्यादा मिनरल खनिज समझते हैं ना, कॉपर, टीन, कोल, डायमंड, एस्बेस्टस, है ना, आयरन, सबसे ज्यादा मिनरल पूछा जाए किस चट्टान में मिलता है भारत में, तो धारवाड़ रॉक में। समझ आ रहा है बात? मैक्सिमम मिनरल ऑफ इंडिया फाउंड इन, मैक्सिमम मिनरल फाउंड इन धारवाड़ रॉक। भारत में सबसे अधिक खनिज, मैक्सिमम मिनरल इन इंडिया फाउंड इन धारवाड़ रॉक। भारत में सबसे अधिक खनिज किस में मिलता है भैया? धारवाड़ चट्टान में। भारत में सबसे अधिक खनिज किस चट्टान में मिलता है? बोलना भी है थोड़ा पीछे से, धारवाड़ चट्टान। ऐसा लगे कि आप लोग के अंदर कुछ उपवास में आप लोग नहीं हैं, कुछ खा पी के आए हैं, है ना। ऑनलाइन वाले भी जवाब दे सकते हैं। ऑनलाइन में जो लोग वीडियो देख रहे हैं, एक बार आपको आता हो कुछ प्रश्न तो आप उसका उत्तर दे सकते हैं। और आप सभी का कमेंट मैं देखता हूँ, कोई डाउट हो तो पूछ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है बात? भारत में सबसे अधिक मिनरल कहाँ मिलता है? धारवाड़ रॉक में। सबसे ज्यादा मिनरल कहाँ मिलता है? धारवाड़ चट्टान में। इसीलिए क्योंकि छोटा नागपुर का पठार इसी धारवाड़ चट्टान से बना है, इसका मतलब भारत में सबसे ज्यादा मिनरल कहाँ मिलेगा? छोटा नागपुर के पठार पर।
इसीलिए छोटनागपुर के पठार को खनिजों का भंडार गृह कहते हैं। रुक जाओ, इसीलिए छोटनागपुर के पठार को खनिजों का भंडार गृह, गोडाउन्स ऑफ मिनरल कहते हैं। लेकिन जो प्लेट्यू ऑफ छोटनागपुर इज नोन एज गोडाउन्स ऑफ मिनरल। प्लेट्यू ऑफ छोटनागपुर इज नोन एज गोडाउन्स ऑफ मिनरल। छोटनागपुर के पठार को खनिजों का भंडार गृह कहते हैं। छोटनागपुर के पठार को खनिजों का भंडार गृह कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है? पूछा भारत में किसे बोलते हैं खनिजों का भंडार गृह? गोडाउन्स ऑफ मिनरल किसको बोलते हैं हुसैन जी? किसको? वो छोटनागपुर पठार को। काहे? क्योंकि ये धारवाड़ चट्टान से बना है। सबसे ज्यादा मिनरल किसमें मिलता है? धारवाड़ में। बताना है पीछे से, क्योंकि छोटनागपुर पठार सबके लिए नया चैप्टर है। आप ऐसा नहीं सोचिए कि मैं आज पहली क्लास में आया हूँ, या कोई भी जो वीडियो देख रहा है पहली क्लास में, ऐसा नहीं है। जो टॉपिक मैं शुरू कर रहा हूँ सबके लिए न्यू है। ऐसा नहीं कि पहले से कोई छोटनागपुर प्लेट्यू को जान के रखा था, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं। जहाँ भी कहीं डाउट हो जरूर पूछिएगा, है ना। तो मैं कह रहा हूँ धारवाड़ चट्टान में सबसे ज़्यादा मिनरल मिलता है, तो छोटनागपुर पठार को खनिजों का भंडार गृह कहते हैं। एकदम क्लियर हो गया। तीसरी बात, ये जो गोंडवाना चट्टान है देख रहे हैं ना आप, ये जो आप गोंडवाना चट्टान देख रहे हैं, भारत में 98% कोयला गोंडवाना चट्टान में मिलता है। सुन लो, लिखना बात तुरंत छापना शुरू करते हैं। पूरा बात सुनिए ना, हो सकता है कुछ और बात बढ़िया बताने वाला रहूं। भारत में 98% कोयला, चूंकि सुना हुआ ज़्यादा काम आएगा, लिखा हुआ उतना ज़्यादा काम नहीं आना है। 98% कोयला इंडिया में गोंडवाना चट्टान में मिलता है। अब बाकी 2% में जो गोंडवाना, एक चीज़ और, गोंडवाना चट्टान में जो कोयला मिलता है वो सभी बिटुमिनस कोयला है। कौन सा कोयला है? पढ़े होंगे 9th-10th क्लास में। कोयले के 4 प्रकार, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। पीट सुना होगा, सबसे बढ़िया एंथ्रासाइट कोयला, उसके बाद बिटुमिनस कोयला, उसके बाद लिग्नाइट कोयला, उसके बाद सबसे घटिया कोयला पीट, जो पत्थर कोयला हमारे यहाँ कह देते हैं। पत्थर कोयला, पेट्रोल डाल दीजिए, पेट्रोल जल जाएगा पर कोयला नहीं जलेगा, है ना। उसको मिला के बेचते हैं, सब ठगते हैं। जैसे कोयला लेने जाइए ना, तो उसमें से अगर 10 किलो कोयला बेचा, उसमें से 1 किलो उसमें क्या निकलेगा? पत्थर कोयला मिलेगा। जैसे हम लोग चावल गोडाउन से खरीदते हैं, उसमें जानबूझ के मिला देता है कंकड़। 2 kg 40 kg चावल खरीद के लाए, वो 5 kg कंकड़ मिला दिया जानबूझ के। वजन कितना हो गया? बेचा वो 35 किलो चावल, लेकिन लिया दाम 40 किलो का। समझा रहे बात? आज के लिए चलता है काला बाजारी, गलत है, लेकिन क्या करिएगा, कहाँ पकड़ पाइएगा, कहाँ कहाँ जाएगा भाई पकड़ने वाला आदमी, ये भी एक सीमित है। तो भैया मैं कह रहा हूँ कि सबसे बढ़िया कोयला एंथ्रासाइट है, उसके बाद बिटुमिनस है, उसके बाद लिग्नाइट है, और उसके बाद पीट है। और सुन लीजिए एक बात मेरी, यूज के हिसाब से, प्रयोग के हिसाब से सबसे ज़्यादा यूजफुल कोयला पूछा जाए तो बिटुमिनस। एंथ्रासाइट का यूज नहीं होता। वजह क्या है? बहुत ज़्यादा मुलायम होता है। इसका जो निष्कर्षण किया जाएगा जमीन के अंदर से कोयला को, वो भी बड़ी महंगा पड़ता है। एंथ्रासाइट इतना मुलायम है कि निकालते निकालते टूट के बुकनी हो जाएगा। बुकनी समझते हो ना? पाउडर हो जाएगा, हमारे यहाँ बुकनी बोलते हैं, पाउडर हो जाएगा टूट करके। तो उसका निष्कर्षण बड़ी वो है। और नहीं भी हुआ टुकड़ा तो रास्ता में आते आते टुकड़ा हो जाएगा, यूज करते करते खराब हो जाएगा। इसलिए यूजफुल के हिसाब से पूछा जाए सबसे बेस्ट कोयला कौन है, अगर ऐसे क्वेश्चन आया, एक बार आया यूपीएससी में क्वेश्चन है, प्रयोग के हिसाब से सबसे बेस्ट कोयला कौन है? बिटुमिनस। वैसे पर सबसे बढ़िया कोयला कौन है? एंथ्रासाइट। तो भारत में 98% कोयला गोंडवाना चट्टान में मिलता है, और सब के सब कौन कोयला है? बिटुमिनस कोयला है। इसका मतलब कोयला हमारे यहाँ ठीक ठाक है, कोयला के मामले में धनी है। धनी ना होते तो आज तक इतना दिन हो गया, कोयला से ही तो हम लोग बिजली पैदा करते हैं। कोयला जला के भाप बनाते हैं, फिर टरबाइन चलाते हैं, उसी से बिजली पैदा होता है। नहीं, इसको बोलते हैं ताप विद्युत। आग जला के जो बिजली पैदा किया जाए उसे बोलते हैं थर्मो इलेक्ट्रिक। थर्मो, आज भी भारत में करीब 57 से 58% बिजली कोयले के जलाकर पैदा किया जाता है, जो सही नहीं है। पॉल्यूशन भी हो रहा है। कोयले जलाकर बिजली पैदा कर रहे तो क्या हो रहा है जी? एक तो पॉल्यूशन हो रहा है, और दूसरा कोयला खत्म हो रहा है। कोयला सीमित, कोयला क्या है जी?
रीन्यूएबल थोड़े ना है, एक बार यूज हो गया तो फिर बन जाएगा, सब कोयला एक दिन खत्म हो जाएगा, तो दोनों खतरा है। तो इससे अच्छा है क्या करिए, आप ऐसे सोर्स का इस्तेमाल कीजिए रीन्यूएबल, जैसे विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, सोलर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, इन सब का प्रयोग कीजिए जो कभी खत्म ना होने वाला है। वाटर हाइड्रो इलेक्ट्रिक भी कर सकते हैं यूज, समझ में आ रहा है बात। तो ये सब का यूज कीजिए। तो धीरे धीरे इंडिया, खासकर मोदी जी जब से आए हैं तब से इस ओर ज़्यादा ध्यान हो रहा है। जब से मोदी जी आए फोकस कर दिए किस पर, सोलर एनर्जी पर। जितनी तेजी से सोलर एनर्जी का, ऐसे तो राजीव गांधी के समय ही शुरू हुआ था, बाद में मनमोहन सिंह उसको तेज कर दिए, वाजपेयी जी मनमोहन सिंह मिलकर तेज कर दिए, लेकिन मोदी जी उसको और तेज कर दिए। हर एक घर के बिल्डिंग पर क्या हो रहा है, आज सोलर पैनल लगाया जा रहा है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में है ना, खासकर गुजरात में कई जगहों पर लग गया। और अभी मोदी जी आए तो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, जानते हैं ना, पहचान है आपकी, पहचान होना जरूरी है, नाम जानना जरूरी है। फ्रांस के राष्ट्रपति, जैसे रूस हमारा सदाबहार दोस्त है ना, कुछ हो जाए हमारी दोस्ती निभाता है, वैसी फ्रांस है। यूरोप में अकेला देश फ्रांस है जो भारत के साथ फॉर्मेलिटी नहीं करता, बस आप बोलिए हम तैयार है, मतलब बताइए आइए जी मिलिएगा तब ना, क्या बात है। नहीं तो किसी से बोलिए किसी मेरे का काम हो जाएगा, तो वहीं से फ़ोन पे काम हो जाएगा, मिलो आकर हाजिरी दो, वो वाला बात नहीं फ्रांस का है। फ्रांस मतलब भारत कोई काम कर रहा तो फ्रांस साथ है, ये मान के चलिए। मैंने अगर यूरोप में अगर भारत को कुछ वोटिंग चाहिए तो फ्रांस से निश्चिंत रहता है, एक वोट तुमको फ्रांस वाला तो मिल ही जाएगा, वो कहीं जाएगा नहीं। ये वाला दोस्ती हमारी है। अब देखो जब परमाणु डील किया था मनमोहन सिंह ने, एटॉमिक डील सुना होगा 2008 में हुआ था, उस एटॉमिक डील में पहला डील किसके साथ हुआ था मेरा, फ्रांस के साथ। तो फ्रांस मेरा सदाबहार मित्र है यूरोप में, जान जाइएगा। और सदाबहार दुश्मन तुर्की, सदाबहार दुश्मन कौन है, तुर्की, जो पाकिस्तान का सपोर्ट करता है हर समय, कभी भारत का सपोर्ट नहीं किया, पाकिस्तान को फेवर में रहता है। तो मोदी जी अपनी यात्रा करने वाले थे तुर्की का, एकाएक कैंसिल कर दिए। तो होना चाहिए, आज तक ऐसा काम नहीं हुआ। हमारे प्रधानमंत्री जहाँ की यात्रा कह दी वहाँ जाएंगे। कभी कभी अगर आप उल्टा वोट कर देते हैं तो प्रधानमंत्री, आप अगर उल्टा मेरे साथ कर रहे तो आपके साथ उल्टा करना हमको बनता है, ऐसा होता है, ऐसा होना चाहिए था हर बार। जैसे आप हमको इग्नोर किए भयानक तरीके से, तो हम भी आपको एक मौका आएगा तो इग्नोर कर देंगे भयानक तरीके से। तो बात यह है कि तुर्की आज तक इग्नोर नहीं हुआ, पाकिस्तान को फेवर किया तब भी। पहला प्रधानमंत्री मोदी है जिसने क्या किया, तुर्की को क्या कर दिया, नहीं जाएंगे, यात्रा फिक्स करके रद्द कर दिया, ना आएंगे। क्यों जी, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। चीन को भी वैसे ही खतरनाक तरीके से उन्होंने इग्नोर किया। आज तक भारत के हर प्रधानमंत्री चीन गया है, जो प्रधानमंत्री बना उसको चीन जाना तय है, पता नहीं क्या रखा है। और चीन के अभी तक मात्र 3 राष्ट्रपति भारत आए, उसमें शी जिनपिंग भी शामिल है। सारे राष्ट्रपति चीन के भारत नहीं आए हैं, शी जिनपिंग शामिल है उसमें। और शी जिनपिंग इसी मोदी के कार्यकाल में 2 बार आ गए। ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक प्रधानमंत्री काल में 2 बार चीन के राष्ट्रपति भारत के विजिट किए हैं। ऐसा क्या हुआ भैया। तो मोदी जी ने आज तक, मेरा देश के प्रधानमंत्री पहला यात्रा कहाँ का करते थे, चीन का। पहला यात्रा प्रधानमंत्री बनते कहाँ जाएंगे, चीन। लेकिन मोदी पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने उनके दुश्मन देशों की यात्रा की। पहले क्या किया, जो जो उनके पक्के दुश्मन थे आसपास में, ताइवान, जापान, मंगोलिया, उन सब की यात्रा पहले किए। आप अभी तक क्या होता था, पहले चीन की यात्रा करते थे, अब चीन के दुश्मनों की यात्रा किए। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं। तो ऐसे में आप बौखला नहीं जाइएगा। जैसे कोई आपका परम मित्र आपके दुश्मन के घर में घूमने लगे पहले आपके घर में आने से पहले, तो अंदर से कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा। तुरंत भाग गए, सर आगे क्या कोई दिक्कत हमसे हो गया आपको, क्यों ऐसा कर रहे हैं आप। मोदी जी यात्रा पर जैसे गए जापान के, अगले ही हफ्ते विजिट हो गया किनका, चीन के राष्ट्रपति का भारत। 2 बार आ चुके। अब यहाँ पर आए तो फिर या धोती पहना के मोदी जी घुमा दिए साउथ इंडिया में, साउथ इंडियन ड्रेस में। तो ये सब काम तो है। बाकी मैं मोदी की तारीफ नहीं कर रहा, जो अच्छा बात हो बताना पड़ेगा, है ना। बाकी हमारे बारे में सब लोग जानते हैं कि मैं कितना तारीफ करने वाला हूँ, है ना। चलिए, तो भैया धारवाड़ चट्टान, थोड़ा सा आईआर भी पढ़ा दिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भारत में सबसे ज्यादा कोयला कहाँ मिलता है, गोंडवाना चट्टान में। और कौन सी कोयला, बिटुमिनस। अब बाकी 2% कोयला जो इंडिया का है वो क्या है भैया, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट और पीट। बाकी 2% में सब निपट गया। कौन कौन, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट, लिग्नाइट और पीट। क्लियर हो गया। भारत में सबसे ज्यादा एंथ्रासाइट जम्मू कश्मीर के रियासी में मिलता है, जम्मू कश्मीर के रियासी।
अब भारत में सबसे ज्यादा लिग्नाइट तमिलनाडु के नवेली में मिलता है। भारत में सबसे अधिक लिग्नाइट तमिलनाडु के नवेली में मिलता है। क्लियर है? अब चूंकि गोंडवाना चट्टान से बना हुआ है छोटनागपुर का पठार, किससे बना हुआ है? गोंडवाना चट्टान से। इसका मतलब कि सबसे ज्यादा कोयला कहां मिलेगा? झारखंड में। भारत में सबसे अधिक कोयला कहां मिलेगा? झारखंड में। क्लियर है? और मैं बता दूं कि जर्मनी और फ्रांस के बॉर्डर पे एक प्लेस है जिसका नाम है रूर। क्या नाम उसका है? रूर। जर्मनी फ्रांस की सीमा पर एक जगह है रूर, वहां भारी मात्रा में कोयला मिलता है। तो दुनिया में जहां जहां भी कोयला मिलता है उसे वहां का रूर कह दिया जाता है। तो झारखंड में सबसे ज्यादा कोयला मिलता है, इसलिए झारखंड को भारत का क्या बोलते हैं? रूर। तो रूर मूल रूप से कहां है? जर्मनी में। रूर मूल रूप से कहां है? जर्मनी में। फ्रांस की सीमा पर है जर्मनी में। क्लियर है? वहां से एक नदी भी बहती है, जो जर्मनी के रूर प्रदेश है ना, जहां भारी मात्रा में कोयला मिलता है, वहां से एक नदी बहती है, राइन नदी। राइन नदी, इसलिए राइन नदी को कोयला नदी के नाम से भी जानते हैं। उसका जो तट है राइन नदी का, दोनों तरफ कोयला मिलता है, भारी मात्रा में कोयला मिलता है, जिसलिए राइन नदी का दूसरा नाम कोयला नदी, कोल रिवर। दुनिया की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी भी कौन है? राइन। बिजिएस्ट ट्रेड रिवर इन वर्ल्ड, दुनिया की सबसे व्यस्ततम व्यापारिक नदी राइन है ना। किसकी बॉर्डर बनाती है? फ्रांस जर्मनी और जर्मनी फ्रांस। मैं दिखाऊंगा सब। तो हो गया ये। तो ये मैक्सिमम कोल ऑफ इंडिया, ये 98% को समझ में आ रहा है। भारत का 98% कोयला गोंडवाना चट्टान में मिलता है। भारत का 98% कोयला गोंडवाना चट्टान में मिलता है। भारत का 98% कोयला गोंडवाना चट्टानों में पाया जाता है। एकदम क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो लिख लीजिए होंगे। लिग्नाइट तमिलनाडु के नवेली में मिलता है, नहीं लिखे तो लिख लीजिए। लिग्नाइट फाउंड इन नवेली तमिलनाडु। नवेली, नवेली तमिलनाडु। लिग्नाइट तमिलनाडु के नवेली में मिलता है, नवेली में मिलता है। लिग्नाइट तमिलनाडु के नवेली में मिलता है। और एंथ्रासाइट जम्मू कश्मीर के रियासी में मिलता है। जम्मू कश्मीर के रियासी में मिलता है। रियासी जगह है भाई। हो गया? देखिए, इसलिए छोटनागपुर के पठार को हम लोग भारत का रूर भी बोलते हैं। छोटनागपुर प्लेट्यू इज नोन एज रूर ऑफ इंडिया। छोटनागपुर के पठार को भारत का रूर भी कहा जाता है। छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर भी कहा जाता है। छोटनागपुर के पठार को भारत का रूर भी कहा जाता है। लिखने की लाइन और लिख लो। रूर बेसिकली सिचुएटेड इन जर्मनी। रूर मूलतः जर्मनी में स्थित है। रूर मूलतः जर्मनी में स्थित है। रूर मूलतः जर्मनी में स्थित है। हो गया? सब लोग लिख लिया ऑनलाइन वाले भी। रूर मूलतः कहाँ स्थित है भैया? जर्मनी में। थोड़ा सा एक और स्टैंडर्ड बनाता हूं आप लोगों का पढ़ाई। ये जर्मनी है, ये स्विट्जरलैंड है, ये फ्रांस है। लिख देता हूं जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड। ये तीनों देश का नाम सुने हैं ना? नहीं भी सुन सकते ऐसा क्या भाई? सुनना जरूरी भी नहीं है, मतलब सुने हैं तो ठीक बात है। यहाँ एक पर्वत है, इसका नाम है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, यहीं से राइन निकलती है। कौन नदी है ये? राइन नदी कहां से निकलती है? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से। अब किसका किसका बाउंड्री बनाती है? जर्मनी स्विट्जरलैंड और जर्मनी फ्रांस। यहीं पर राइन है, यहीं पर रूर प्रदेश है। यहां पर क्या भैया? यहीं पर ये क्या है? रूर। राइन नदी गिरती कहाँ है? उत्तर सागर में।
उत्तर सागर, नॉर्थ सी। कहाँ गिरती है राइन नदी? नॉर्थ सागर में, उत्तर सी में। दुनिया की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। और ये कहाँ से बहती है? भ्रंश घाटी से। जैसे आपके नर्मदा और ताप्ती बहती है भ्रंश घाटी से, पता होगा, बताया भी था आप लोगों को। नर्मदा, ताप्ती और दामोदर रिफ्ट वैली से बहती है। वैसे ही यूरोप की जो राइन नदी है वो भी कहाँ से बहती है? रिफ्ट वैली से। फोटो बना लीजिए, जरूरी है। पूछा जाए कि जर्मनी स्विट्जरलैंड की बाउंड्री कौन सी नदी बनाती है? राइन। ब्लैक फॉरेस्ट, इसको काला जंगल पर्वत मत लिख दीजिएगा, नाम है पर्वत का, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। राइन नदी है, राइन इतना फेमस नदी है। चलो हो गया। देखिए, राइन रिवर इज द बिगेस्ट ट्रेड रिवर इन वर्ल्ड। राइन नदी विश्व की व्यस्तम व्यापारिक नदी है, लिख लो। जानकारी है तो छोड़ दो, और नहीं जानकारी तो लिख लो। राइन नदी विश्व की व्यस्ततम व्यापारिक नदी है। राइन नदी विश्व की, राइन नदी विश्व की व्यस्ततम व्यापारिक नदी है। राइन नदी विश्व की व्यस्ततम व्यापारिक नदी है। राइन नदी विश्व की व्यस्ततम व्यापारिक नदी है। हो गया। राइन रिवर इज द बिजिएस्ट ट्रेड रिवर इन वर्ल्ड। राइन रिवर इज द बिजिएस्ट ट्रेड रिवर इन वर्ल्ड। इट इज नोन एज कोल रिवर। इसका इसे कोयला नदी के नाम से भी जानते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज कोल रिवर। इट इज ऑल्सो नोन एज कोल रिवर। इसे कोयला नदी के नाम से भी जानते हैं। इसे कोयला नदी के नाम से भी जानते हैं। इसे यह भ्रंश घाटी से बहती है। इट फ्लोज थ्रू, यह भ्रंश घाटी से भी बहती है। रिफ्ट वैली, इट फ्लोज थ्रू रिफ्ट वैली। इसका यह भ्रंश घाटी से बहती। हो गया। इससे ज्यादा इसके बारे में मत जानिए। हो गया, क्लियर है? कुछ ज्ञान बढ़ रहा आप लोगों का? ये बताएंगे, अभी आ रहे हैं, उस पर ही आ रहे हैं। हो गया। अब चलिए, कहाँ कहाँ विस्तृत हो गया, किससे बना हुआ है। अब लिखो नदी। नदी, रिवर लिख के डैश दे दो, नदी लिख के डैश दे दो। नदी में लिखो कौन कौन नदी बहती है। नदी में लिखो भैया दामोदर, दामोदर, स्वर्ण रेखा, दामोदर के बाद स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा के बाद शंख, शंख के बाद खरकई, खरकई के बाद बराकर, बराकर के बाद कोनार। बहुत नदी है भैया। दामोदर, दामोदर, स्वर्ण रेखा, शंख, शंख, खरकई, बराकर, कोनार। ये सभी नदियां कहां से बहती है भैया? छोटानागपुर के पठार से। क्लियर है? अब लिखो मिट्टी, सॉइल। मिट्टी लिखिए, मिट्टी, सॉइल। मिट्टी में लिखो लाल मिट्टी, लाल मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी, रेड सॉइल एंड एलुवियल सॉइल। मिट्टी में लिखो लाल मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी। हो गया, बन गया।
अब क्रॉप में लिखो दाल मक्का चावल, क्रॉप में लिखिए दाल मक्का और चावल। अब छोटनागपुर पठार का एक फोटो बना लिया जाए। इसका विस्तार झारखंड, झारखंड, बिहार, बोले बिहार में कहाँ, जो झारखंड से बाउंड्री छू रहा है, जमुई से लेके गया होते हुए, नवादा होते हुए, ये सब पूरा क्षेत्र जो हमारा क्या है, छोटनागपुर का पठार। गया में उधर डोभी घाटी तरफ का जो इलाका है, इमामगंज का इलाका है, वो सब क्या है, छोटनागपुर का पठार। ये बिहार, ये पश्चिम बंगाल, डब्ल्यू भी मतलब वेस्ट बंगाल, और ये उड़ीसा। यह प्रोफाइल पिक्चर पीपी है, डीपी नहीं है। नहीं, आउटलाइन बना दिया नहीं, जैसे इंसानों का प्रोफाइल पिक्चर कैसा होता है, ये प्रोफाइल पिक्चर है। इसको लगाइए जहाँ लगाना है। नहीं, इसको कभी नहीं लगा सकते सर। किसने कहा कि आधार कार्ड वाला फोटो क्यों नहीं लगाते? ये पीपी, वो जो खड़ा है, सभी इंसान का प्रोफाइल पिक्चर वही है। आँख खाली है, नाक गायब है। हाँ, ये बन गया, यहाँ तक बन गया। दामोदर नदी इस पठार को दो भागों में बांटती है। इस नदी का नाम कौन सा है? दामोदर नदी इस पठार को दो भागों में बांटती है। ये हुगली नदी है। हुगली नदी में कौन मिल जाती है? दामोदर। इसी किनारे कोलकाता है, कोलकाता। दामोदर नदी इस पठार को कितने भागों में बांटती है? दो भागों में बांटती है। दामोदर नदी इस पठार को दो भागों में बांटती है। ये पूरा कौन सा पठार है? पूरा कौन सा पठार है? ऊपर से नीचे तक। लेकिन दामोदर नदी के ऊपर वाले का एक अलग नाम देते हैं, दामोदर नदी के नीचे वाले का नाम अलग देते हैं। ऊपर वाले को बोलते हैं प्लेट्यू ऑफ हजारीबाग, हजारीबाग एंड कोडरमा। प्लेट्यू ऑफ हजारीबाग एंड कोडरमा। हजारीबाग और कोडरमा का पठार, हजारीबाग और कोडरमा का पठार, कोडरमा का पठार, हजारीबाग और कोडरमा का पठार। प्लेट्यू ऑफ हजारीबाग एंड कोडरमा, प्लेट्यू ऑफ हजारीबाग एंड कोडरमा, कोडरमा और हजारीबाग का पठार। नीचे में है भैया, इसको बोलते हैं प्लेट्यू ऑफ रांची, प्लेट्यू ऑफ रांची, या इसी को बोलते हैं प्लेट्यू ऑफ पाट, यानी रांची का पठार या पाट का पठार, पाट का पठार। भाई है पूरा छोटनागपुर का पठार, यानी कह सकते हैं कि छोटनागपुर, प्लेट्यू ऑफ छोटनागपुर इज इक्वल टू प्लेट्यू ऑफ हजारीबाग प्लस प्लेट्यू ऑफ रांची। हो सकता है ना? बना लीजिए, इसको लिख लीजिए। लिख भी लिए? वाह, हो गया। पॉइंट बना लीजिए कुछ।
1 2 कलर चेंज कर दे क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 पॉइंट दे दीजिएगा। इसके सामने 1 लिखिए, इसके सामने 2 लिखिए, दिखाई अगर ना दे रहा हो कैमरे में तो एक बार इसके सामने 1, इसके सामने 2, इसके सामने 3, ऊपर 4, नीचे 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 इस सब पे कुछ ना कुछ मिलता है। फेमस झारखंड का पूरा मैपे बना दिए हैं। 2 पॉइंट उड़ीसा में भी ले लिए। अब बाकी ये सब बिहार के जिले जो झारखंड को छू रहे हैं। वैसे बिहार के जिले झारखंड को भी पश्चिम बंगाल को छूते हैं, अभी छूते हैं ना। सबसे कम किससे छूते हैं? 3 ही जिला ने छूता है पश्चिम बंगाल को, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया। पूर्णिया को छूता है, देख लीजिए एक बार, हमारे कहने से मत छुला दीजिए। ठीक है, अच्छी बात है। हो गया, बनाइए। सबका नंबर डाल दिए हुसैन भाई? नंबर आ गया सारा? तो जल्दी से कॉल लगाया जाए। नंबर आ गया तो नंबर आ गया तो कॉल मिलाया जाए। क्यों जी अजय जी, हो गया? देख लीजिए, आराम से करिए, कोई दिक्कत भागा भागी नहीं है। ऑनलाइन वाले लोग जल्दी जल्दी लिख लो, तुम लोग भी। 1 2 3 4 ऊपर, 5 नीचे, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। देखो नंबर 1 पे क्या है? नंबर 1 पे लिखो गढ़वा। नंबर 1 पे लिखो झारखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है गढ़वा। गढ़वा नंबर 1 पे लिखो। कोई गढ़वा से है यहाँ? झारखंड के गढ़वा से कोई नहीं। कोई झारखंड से है यहाँ पर? कोई नहीं। हमारा अपना भाई स्टेट है, पिछले 20 साल पहले अलग हो गया था। नहीं, नंबर 1 पे लिखिए गढ़वा। नंबर 2 पे लिखिए पलामू। नंबर 2 पे लिखिए, नंबर 1 पे गढ़वा हो गया, नंबर 2 पे लिखिए पलामू डिस्ट्रिक्ट है भैया। अपना पड़ोसी का नहीं जानते आप? पलामू। उसके बाद लिखो 3 नंबर पे लिखो चतरा। अरे 2 नंबर पे पलामू बोले, ये क्रम से है। मैपिंग मैप में भी जाओगे तो उसी क्रम से मिलेगा, वैसे ही मिलेगा। इधर से मैपिंग क्लियर हो रहा है। पहला गढ़वा, दूसरा पलामू, तीसरा चतरा। छतरा नहीं जी, झारखंड का जिला है चतरा। कितना बढ़िया बढ़िया नाम है। फिर भी चतरा नहीं सुने? पहली बार सुन रहे हैं क्या? झारखंड के जिलों का नाम पहली बार सुन रहे हैं? आज जाके खूब सुनिएगा, यूट्यूब में डालिएगा झारखंड के जिलों के नाम, तो 50 को वीडियो आ जाएगा आराम से। चतरा। उसके बाद लिखो, ऊपर नीचे है ना, कोडरमा और हजारीबाग। 4 नंबर पे लिखो कोडरमा। नाम सुना है कोडरमा का? 4 नंबर पे कोडरमा। अरे कलकत्ता जाइएगा ना तो रास्ता में बिना कोडरमा हो, गया से जाइएगा तो कोडरमा हो गई, धनबाद जाइएगा। अब पटना से जाइएगा तो कोडरमा छूट जाएगा, सीधे हजारीबाग पहुंच जाइएगा। पटना से अगर झारखंड जाते हैं आप या कलकत्ता जाते हैं आप तो आपको हजारीबाग डायरेक्ट मिलेगा, लेकिन गया से जाएंगे तो पहले कोडरमा मिलेगा, उसके बाद हजारीबाग, उसके बाद पारसनाथ, उसके बाद गोमो, फिर धनबाद। धनबाद से आगे निकले तो आसनसोल, दुर्गापुर, बर्धमान, कलकत्ता पहुंच गए। क्या दिक्कत है? ऐसे एक रूट और है, भागलपुर होके भी कलकत्ता आप निरंजन, क्या उसको, चितरंजन होके कलकत्ता आप जा सकते हैं, लेकिन बहुत लॉन्ग रूट है वो जिधर से। लेकिन सबसे शॉर्ट में बताया हूँ, सबसे कम समय का रूट वही है। नहीं, झाझा उझा सब महंगा रूट है, बोर हो जाइएगा आप। 7-8 घंटे में अगर कलकत्ता पहुंचना है तो आपको यही पारसनाथ वाला गोमो, धनबाद, आसनसोल का रूट अपनाना पड़ेगा। हो गया। 4 पे क्या हो गया? कोडरमा। कोडरमा जहां लिखे हो, जहां आप लोग कोडरमा लिखे हैं,
कोडरमा, वहां ब्रैकेट डाल के आप लिख लीजिए, यहां अभ्रक मिलता है, माइका। अभ्रक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बच्चों? माइका। वो लकड़ी वाला सनमाइका नहीं, माइका। क्या? अभ्रक। अभ्रक, अरे होली खेले हो कभी? सूखा हुआ रंग से, अरे घोर के नहीं, सूखा, उसको अबीर कहते हैं। अबीर में कुछ चमचम चमचम करता रहता है। अब पता चल गया, वो चमचम जो करता है अभ्रक ना होता है। हाँ, बालू में भी मिलता है, हर गंगा जी के रेत में भी आपको मिलेगा ये वाला। क्या हो सकता है, मुझे ध्यान नहीं। हाँ हाँ, वो सब अभ्रक होता है। मैंने इसको पटाखा में भी यूज करते हैं, बम में भी यूज करते हैं, और सबसे ज्यादा यूज कहाँ करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री में, विद्युत उद्योग में। आपको रुक जाओ, पहले लिखना शुरू कर देते हो। मैं ये कह रहा हूँ कि भैया ये विद्युत का कुचालक है, इंसुलेटर है। भैया तीन ही बात होता है ना, विद्युत का सुचालक, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक होता है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक होता है सेमी कंडक्टर। तो बैड कंडक्टर को कहीं क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। तो ये इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेटर है, लेकिन फिर भी इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल कहाँ करते हैं? हाँ, वही करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री में इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, पर गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। पर होता जनरली क्या है कि जो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है वो हीट का भी बैड कंडक्टर होगा। पर माइका बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट। क्लियर? इसका सबसे ज्यादा उपयोग कहां करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री में। अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। सबसे ज्यादा अभ्रक कहां मिलता है? आंध्र प्रदेश, उसके बाद राजस्थान, और तीसरा नंबर पे आता है झारखंड का कोडरमा। झारखंड का कोडरमा जो है, वैसे पटना में गंगा जी के रेत में भी आप कुछ दोपहर में जाइएगा तो कुछ चमचमाता है, वो क्या है? माइका ही है। अरे कुछ नॉलेज बढ़ा आप लोगों का। अभ्रक के भंडार में प्रथम स्थान पे कौन है? आंध्र प्रदेश। दूसरा स्थान पे कौन है? राजस्थान। तीसरा पर झारखंड। अभ्रक क्या होता है? विद्युत का कुचालक, इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और हीट का क्या होता है? गुड कंडक्टर। इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल कहां करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री में। वैसे पटाखा में, बम, गोला बारूद में भी इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन इसका प्रयोग हम लोग होली के समय अबीर में मिलाने के लिए भी, इसका बुरादा को अबीर में मिलाकर हम लोग लगाते हैं। चलिए, कोडरमा हो गया। अब लिखा नीचे कोडरमा 5 नंबर पर लिखो हजारीबाग। 5 नंबर पर लिखो हजारीबाग। 6 नंबर लिखना था क्या? 5 ही तो है। अरे तो कोडरमा में है तो हजारीबाग कैसे पहुंच जाएंगे? अच्छा, बोल दिए थे। 5 नंबर हजारीबाग। यहां भी लिखो अभ्रक। यहां भी क्या मिलता है? माइका। यहां भी क्या मिलता है? माइका। हजारीबाग में सेंट कोलंबस कॉलेज है। हजारीबाग में फेमस कॉलेज है सेंट कोलंबस, ये नहीं लिखना है। और वहाँ विनोबा भावे यूनिवर्सिटी है ना। हम गए हैं हजारीबाग, शायद जीवन भर हजारीबाग याद रहे मुझे। एक घटना है, इस वजह से। घटना नहीं बताऊंगा ना, कभी याद रहेगा तो बता दूंगा। बोले थे ना, ये सब कुछ लोग जान रहा है। अच्छा, लास्ट में याद कराइएगा, लास्ट में बता दूंगा। आगे आइए, नेक्स्ट। नंबर 6 पे लिखिए। 6 पे लिखिए। कोई ऐसा है नहीं कि आप एकदम मुझसे एकदम रोमांचित हो रहे हैं कि क्या बता देंगे सर, ऐसा कुछ नहीं। मतलब 6 नंबर पे लिखिए। 6 नंबर पे लिखिए भैया गिरिडीह। गिरिडीह 6 नंबर क्रम से है, पश्चिम से पूरब, सॉरी हाँ, पश्चिम से पूरब। पश्चिम से पूरब एक क्रम से है। आप मैप में भी जाओगे तो ऐसे ही मिलेगा एडजस्टमेंट। गिरिडीह। गिरिडीह 6 नंबर पे। आपको पता है, आगे मुझे जरूरत है इसलिए नहीं लिखे, जरूरत नहीं था। आगे में पड़ेगा देवघर। गिरिडीह के जस्ट अगला स्टेशन क्या मिलेगा? देवघर, बाबा धाम। लेकिन उसका जरूरत नहीं इसलिए छोड़ दिए, यहाँ पर जरूरत नहीं था। 6 नंबर पे गिरिडीह। 7 नंबर पे धनबाद। धनबाद बगल में झरिया भी कर दीजिएगा, 7A कर दीजिएगा झरिया। इसे सटा हुआ एक जगह बना ले सकते हैं इसे आप। 7 नंबर पे धनबाद, उससे सटा हुआ झरिया। समझ में? 8 नंबर झरिया नहीं है, 7 उजला वाला धनबाद, इससे साथ लगा हुआ पीला जो गोल बनाया ना, उसको 7A कर दीजिए।
हाँ कर लीजिए ब्रैकेट में, झरिया। देखो कोयला ब्रैकेट में लिखो, यहाँ क्या मिलता है जी? कोयला। झरिया धनबाद में तो जानते होंगे आप लोग, है ना? इसे भेज दो झरिया फरिया। लोग क्या बोलते हैं भैया कि नौकरी कहाँ करने गए हैं? झरिया फरिया। झरिया के साथ अपने मन से फरिया लगा देते हैं। कहाँ नौकरी करने गए? झरिया फरिया। झरिया के बारे में तो जो काला आदमी है, अगर गोरा आदमी है, कोयला खदान में नौकरी किया झरिया में, तो सांवला होकर लौटेगा। सांवला गया अगर कोयला खदान में तो पेंट ब्लैक होकर लौटेगा वो, है ना? ऐसा रियल बात है। कुछ दिन रह गए कोयला खदान में तो रंग आपका थोड़ा सा काला हो जाएगा, फिर हम गोरा हो जाएंगे। वो भी कार्बन में काला होंगे भैया। 7वां हो गया। 8वां बोकारो। 8वें नंबर पर लिखो बोकारो। नाम सुना है? हाँ झारखंड, कोई बात नहीं, झारखंड में ही है। बोकारो किस नदी किनारे है? बोलो। बोकारो, सही बात बोला इन्होंने। बोकारो किस नदी किनारे है? बोकारो नदी किनारे है। देखो हाँ भाई, बोकारो में कौन नदी बहती है? बोकारो में बोकारो नदी बहती है। नदी के इस तरफ बोकारो स्टील सिटी है। सुनो, नदी के इस तरफ स्टील सिटी स्टेशन भी है, बोकारो स्टील सिटी रेलवे स्टेशन। वो पूरा बोकारो स्टील सिटी में आप कोई जमीन नहीं खरीद सकते। उस सेक्टर वाइज बटा है। स्टील सिटी में काम करने वाले कर्मचारियों को फ्लैट मिलता है। वहां अगर जमीन लेना चाहते तो नदी के उस पार, जिसको चास कहते हैं, नदी के उस पार वाला स्थान क्या बोलते हैं? चास। आप जमीन वहीं खरीद सकते हैं। अब बोकारो में स्टील सिटी तो है ही, आयरन स्टील इंडस्ट्री तो है ही, लेकिन बोकारो में भारी मात्रा में कोयला भी मिलता है। चास में, नदी के उस पर भारी मात्रा में कोयला। तो बोकारो में आप दो चीज लिखिए, एक लिखिए आयरन स्टील इंडस्ट्री, एक लिखिए यहाँ पर लोहा इस्पात उद्योग है। बोकारो में लोहा इस्पात उद्योग। अब बगल में कर दो तृतीय पंचवर्षीय योजना। पूछा जाए कब बोकारो का लोहा इस्पात उद्योग, बोकारो का लोहा इस्पात उद्योग किस 5 ईयर प्लान में बना था? 3rd 5 ईयर प्लान। कब बना था जी? बोकारो का लोहा इस्पात उद्योग लगा तृतीय पंचवर्षीय योजना में, यूएसएसआर की मदद से। 3rd 5 ईयर प्लान। थर्ड, टोटल कितने 5 ईयर प्लान बने हैं अभी तक? 12। अभी तक कितने 5 ईयर प्लान बने हैं? तो तीसरा वाला 5 ईयर प्लान में बोकारो का इंडस्ट्री, बोकारो स्टील इंडस्ट्री कब लगा? बोकारो का आयरन स्टील इंडस्ट्री कब लगा? 3rd 5 ईयर प्लान में, यूएसएसआर के हेल्प से, मतलब रूस की मदद से। रूस का पुराना नाम क्या है? यूएसएसआर, यूनियन सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। लेकिन 1991 में रूस का यूएसएसआर का डिवीजन हो गया, तब उसका नाम पड़ गया रूस। उससे पहले 91 से पहले क्या था? वो यूएसएसआर था। तो ये किसके मदद से लगा? रूस की मदद से। अब बोकारो में कोयला मिलता है भी, ये भी लिख लीजिए कोयला। भारी मात्रा में क्या मिलता है? कोयला। कितना नंबर हो गया? 9 नंबर पे लिखो लोहरदग्गा। 9 नंबर पे लिखो लोहरदग्गा। लोहरदग्गा 9 नंबर पे लिखो लोहरदग्गा। ये तो सुना होगा नाम। बताओ, जब पड़ोसी राज्य का नाम याद नहीं तो अमेरिका घूमने जाओगे तो कैसे पता चलेगा? न्यूयॉर्क सुने? न्यूयॉर्क बताओ, उतना तो 7 समुंदर पार सुन लिए हो, जहाँ समुंदर पारे नहीं करना है। शिकागो सुनो, शिकागो। वाशिंगटन डीसी, बड़ा एडवांस बच्चा है भाई। पड़ोसी का नाम याद नहीं है, पर डोनाल्ड ट्रंप और ओबामा ये सब का नाम याद है। नहीं, अच्छी बात है। चलो, दूर को लोग ऐसे भी याद रखता है, जो पास है उसको कौन भेज देता है। हो गया लोहरदग्गा। यहां मिलता है भारी मात्रा में बॉक्साइड, एल्युमिनियम। भारी मात्रा में बॉक्साइड, एल्युमिनियम। एक तरह से मैक्सिमम मिनरल आपका कंप्लीट हो रहा है। क्या मिलता है लोहरदग्गा में जी? डायरेक्ट एल्युमिनियम मिलेगा नहीं, जब मिलेगा तो बॉक्साइड मिलेगा, उसी से निकाला जाएगा एल्युमिनियम। कहीं ऐसा है कि डायरेक्ट एल्युमिनियम जमीन खोद एल्युमिनियम लेके चले आए, जी तार बना लीजिए इसका। ऐसे कि चलो कॉपर का तार की जरूरत है, चलिए निकाले कॉपर, बना लिए। चलिए 10 नंबर पे आते हैं। 10 नंबर पे लिखे रांची। नाम सुने होंगे?
ये तो सुन, इसको नहीं कहते तो फिर दिक्कत हो जाता है। रांची झारखंड की राजधानी है, हाँ रांची। रांची किस नदी किनारे? कांची नदी किनारे। रांची किस नदी किनारे है? लिख लो कांची, 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 कांची। रांची किस नदी किनारे? कांची नदी किनारे। जानते हो रांची के रांची एक ऐसा जगह है जिसको चारों तरफ से नदी बहती है, चारों तरफ से नदी बहती है, इसलिए रांची का क्लाइमेट पूरे झारखंड में सबसे बेस्ट क्लाइमेट है। रांची आप किसी भी समय में जाओ, किसी भी मौसम में जाओ, उसे तो पूरा झारखंडे बेस्ट है। झारखंड में यदि आप गर्मी जून में भी जाओगे ना तो रात को 12-1 बजे के बाद आपको चादर ओढ़ना पड़ेगा। डेजर्ट वाला कंडीशन वहाँ हो जाता है, मैंने हर शहर में रात को ठंड लगता है, रांची में तो खास करके। रांची आप गए हैं तो आप अपने जेब में अगर कहीं रुकना है और चादर पुदर की व्यवस्था नहीं लग रही होगा तो घर से एक चादर जरूर ले, जून में भी जाए तो लेके जाए। और रांची में हमेशा हल्की बारिश, वो समझिए इंग्लैंड में लंदन वाला मौसम वहाँ होता है। अच्छा है, कोई बात नहीं, सही बोल रहे हैं आप। नौकरी मिल जाए वहाँ तो अच्छी बात है, नहीं पर हम लोग तो कर रहे हैं भैया यूपीएस, झारखंड कैडर रखिएगा, यूपीएससी में आईएएस बन जाएगा तो क्या कौन सा कैडर डालिएगा? पहले झारखंड कैडर। लेकिन नक्सली का भी तो दिक्कत है। आईपीएस बनना चाहते हैं बहुत लोग, आईपीएस बन गए, छत्तीसगढ़ के जंगल में पोस्टिंग मिला, कान के बगल से गोली निकला। बनना था आईपीएस, उस समय तो बड़ी अंदर से लग रहा था कि सिंघम, सलमान खान की मूवी देख के बनना है तो आईपीएस, वरना कुछ नहीं। गोली ऐसा आया, पकड़ लिया, फिर उसी गोली फेंका, लग के मर गया, है ना? साउथ में होता है ऐसा। लेकिन जब बन गया आईपीएस, कान के बगल से निकला, लगता है गलत डिसीजन था। नहीं जी, बिहार वार में डिसीजन तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ वगैरह में डिसीजन गलत हो जाता है। नहीं, यानी आईपीएस किसको बनाना चाहिए? मतलब एक टेस्ट और होना चाहिए आईपीएस के लिए, आईपीएस के लिए एक टेस्ट और होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। सिर्फ परीक्षा नहीं, परीक्षा पास तो करवाइए ही, इंटरव्यू के बाद एक टेस्ट और करना चाहिए, उसी को आईपीएस मिलना चाहिए। अगर नहीं पास करता तो कोई और पोस्ट उसको दे दीजिए, उसी में से 22 पोस्ट होता है ना यूपीएससी के अंदर, 22 या 23 पोस्ट का एग्जाम होता है, तो उसमें से कोई और पोस्ट उसको दे दीजिए, आईपीएस मत दीजिए। आईपीएस के लिए और टेस्ट कीजिए, उसमें कुछ खतरनाक सिचुएशंस उसको गुजारिए, या तो 2-3 लोगों को कुश्ती लड़वा दीजिए, जो जीत जाए उसको आईपीएस बना दीजिए। रियल बात बता रहा हूँ भाई, आईपीएस का काम पढ़ने तक सीमित नहीं, बन जाने के बाद पता चलता है कितनी हिम्मत वाला काम होता है, या तो फिर जीवन काटने वाला आईपीएस बन जाएगा। कहीं गोली चल रहा है, रुक जाओ थोड़ा देर, बंद होने रुक जाएंगे, न तो दिखाने वाले जो सेवा करने के भाव से मर जाएंगे पर सेवा करेंगे। मैं जैसे एनडीए में नहीं होता है, उस तरह का टेस्ट होना चाहिए, तब जाके आईपीएस बनाना चाहिए। सब मेरा ओपिनियन है, बाकी तो यही सलाह दिया था एक जीके पिल्लई थे, गृह सचिव भारत सरकार के, वाजपेयी जी के समय, उन्होंने यही सलाह दिया था कि आईपीएस के परीक्षा के बाद एक कुश्ती लड़वा दीजिए 2 लोगों को, जो जीत जाए उसको आईपीएस बनवाइए, वरना बाकी को दूसरा पोस्ट दीजिए। हम तो कुर्सी मत लड़वाइए, कान के बगल से गोली निकलवाइए, और फिर पूछे क्या इरादा है, जाएंगे नहीं। देखिए नेक्स्ट है ये 13, 11 में कुछ जादू घोड़ा, नंबर 11 पे लिखो जादू घोड़ा। जादू घोड़ा सब लोग समझ में आ रहा है? ऑनलाइन वाले एक बार यस सर लिख देना, जो लोग ऑनलाइन जुड़े हैं एक बार यस सर नो सर जो भी है लिख देना। जादू घोड़ा 11 नंबर पे है, जादू घोड़ा। जादू घोड़ा, यहाँ यूरेनियम मिलता है, क्या मिलता है भैया? यूरेनियम। जादू घोड़ा में क्या मिलता है? यूरेनियम। जादू घोड़ा में यूरेनियम, और यूरेनियम सेंट्रल यूरेनियम रिसर्च इंस्टीट्यूट, आज से 3 सप्ताह पहले या 4 सप्ताह पहले जेपीएससी का एग्जाम हुआ है, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर हुआ। जैसे बीपीएससी होता है ना, यूपीएससी होता है ना, उसे झारखंड राज्य का जेपीएससी होता है। उसके 3-4 हफ्ते पहले संडे को पेपर हुआ था, उसमें यही क्वेश्चन था कि सेंट्रल यूरेनियम रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? जादूगोड़ा में। केंद्रीय यूरेनियम अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय यूरेनियम अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जादूगोड़ा में। केंद्रीय यूरेनियम अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जादूगोड़ा। कुछ ज्ञान बढ़ रहा आप लोगों का? कौन से जिले में है? झारखंड के किस जिले में जादूगोड़ा है? पश्चिमी सिंहभूम। किसमें भैया? पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम, अरे सिंहभूम एक गो था पहले, बटा सिंहभूम 2 भागों में, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम। अब पूर्वी सिंहभूम बट गया एक भाग में, सरायकेला। देखिए एक नया जिला बना है झारखंड का, जिसका नाम क्या है? सरायकेला खरसवां। यही था सिंहभूम, यही था। देखो ये सिंहभूम था, तो पहले 2 जिला बना, इसी में से एक जिला और बन गया। ये क्या हो गया? कोई बात नहीं, ये मान लो सिंहभूम है पूरा, तो ये पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम।
पूर्वी सिंहभूम में ये छोटा सा भाग बन गया बीच में, ये सरायकेला खरसावां, सरायकेला खरसावां एक नया जिला बना है। सिंहभूम को काट कर ही सरायकेला खरसावां बना है। चाईबासा इधर ही है, चाईबासा नाम सुना होगा, कोई बात नहीं, अभी तो सुन लिए, नहीं सुने हैं तो सरायकेला खरसावां है पूर्वी सिंहभूम। इसी पूर्वी सिंहभूम में ही पड़ता है जमशेदपुर। पूर्वी सिंहभूम में कौन पड़ता है? ये तो सुने होंगे जमशेदपुर, टाटा। तब पूछा जाए टाटा किसका हिस्सा है, पश्चिमी सिंहभूम की पूर्वी सिंहभूम? पूर्वी सिंहभूम। कम से कम देख के भी तो सही बताइए, मन से नहीं बता सकते सही, कोई बात नहीं, देख के। चलिए भाई, 11 नंबर जादूगोड़ा में क्या मिलता है? यूरेनियम। यूरेनियम कौन सा? यूरेनियम 238। यूरेनियम 235 नहीं, 35 तो अच्छी क्वालिटी का यूरेनियम है। इंडिया में अच्छा क्वालिटी का यूरेनियम मिलता कहाँ है? घटिया क्वालिटी का यूरेनियम मिलता है। जो भी यूरेनियम इंडिया में मिलता है क्या मिलता है? अच्छी। इंडिया में जो भी यूरेनियम मिलता है वो सबसे घटिया क्वालिटी का यूरेनियम 238 ही मिलता है। और 238 बेकार का यूरेनियम है, उसमें कुछ दम। सबसे बढ़िया यूरेनियम कौन होता है? 235, जिसको आप न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज कर सकते हैं। आखिर इंडिया को परमाणु डील क्यों करना पड़ा, एटॉमिक डील क्यों करना पड़ा? क्योंकि भारत के पास अच्छा यूरेनियम नहीं था। वो कजाकिस्तान से, फ्रांस से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम खरीदेगा। यहाँ अच्छी क्वालिटी का यूरेनियम मिलता है, पर भारत में 238 मिलता है। इसका भी यूज हो सकता है, यूरेनियम 238 का भी यूज चाहो तो हो सकता है, लेकिन कब होगा? जब आप अपने देश में फास्ट ब्रेडर रिएक्टर लगाएंगे। उसमें एक सिस्टम होता है कि एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन जो निकलेगा उससे टक्कर करवाएंगे तो यूरेनियम 239 में बदल जाएगा, जो प्लूटोनियम होता है। अब प्लूटोनियम एक अच्छा न्यूक्लियर फ्यूल है, उसमें खर्चा लगेगा ज़्यादा। सब बताएंगे, जब साइंस केमिस्ट्री कोई पढ़ाएंगे टीचर तो बताएंगे कि कैसे होता है, या कहीं मुझे फुर्सत मिला तो आपको पूरा न्यूक्लियर रिएक्टर आपको पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। कभी एक बार एक्स्ट्रा क्लास कभी लगा कि भैया आज कुछ साइंस कुछ किया जाए तो करेंगे। 12 नंबर है, 11 नंबर, 12 नंबर जमशेदपुर, टाटा। 12 नंबर को क्या भी है? टाटा। आप पढ़ोगे रिएक्शन दो प्रकार का होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में कुछ भी नया नहीं बनता, जो मिलाए हैं उसी के अनुसार बनेगा। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन में नया एलिमेंट भी बन सकता है। सोडियम और क्लोरीन मिला रहे हैं तो NaCl से संबंधित भी कुछ बनेगा, सोडियम क्लोरीन से संबंधित केमिकल रिएक्शन में। लेकिन इन दोनों का करवाते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन, तो हो सकता है सोडियम और क्लोरीन से अलग एल्युमिनियम भी बन जाए। तो दोनों में अंतर पढ़ना है केमिस्ट्री में। 12 हो गया। 13 जमशेदपुर में क्या है लिख लो, यहाँ पर टिस्को है। 12 में जमशेदपुर टिस्को, टिस्को नाम सुना है ना? टाटा टिस्को, वेरी गुड। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, पूरा नाम क्या है? टिस्को का फुल फॉर्म टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कब लगा? 1907 में। कब लगा था? 1907 में। टिस्को लगा कब? 1907 में। जब लगा था उस समय इसका नाम टाटा का क्या था? साक्षी। साक्षी नहीं, साक्षी। साक्षी, सांची नहीं, साक्षी, साक्षी, साक्षी। टाटा इंडस्ट्री जहां लगाए थे जमशेद जी टाटा, उसका नाम पहले क्या था? साक्षी। जब वो इंडस्ट्री लगा दिया तब उसका नाम क्या पड़ गया? टाटा। नहीं जी, अटक उनका नाम था जमशेद जी टाटा, तब नाम क्या हो गया? जमशेदपुर। इंडस्ट्री लगने से पहले उसका नाम क्या था? साक्षी। बाद में क्या नाम हो गया? हुसैन जी टाटा। और उसके बाद अब नाम क्या है? जमशेदपुर। कब लगा? 1907 में। और सुन लीजिए मेरी बात, 7 में लगा। ये भारत का पहला ऐसा टिस्को, भारत का पहला ऐसा लोहा इस्पात उद्योग था। भारत का टिस्को लोहा इस्पात का पहला उद्योग था जो कंप्लीटली निजी क्षेत्र में लगाया गया था। उससे पहले भी लगा था लोहा इस्पात उद्योग, उससे पहले भी लगाया गया था, लेकिन कंप्लीटली निजी क्षेत्र में, प्राइवेट सेक्टर में लगने वाला पहला लोहा इस्पात उद्योग इंडिया में कौन था? टिस्को। टिस्को इज फर्स्ट आयरन स्टील इंडस्ट्री विच वाज एस्टेब्लिश्ड कंप्लीटली इन प्राइवेट सेक्टर। हिंदी लिख लीजिए, टिस्को भारत का पहला लोहा इस्पात उद्योग है। टिस्को भारत का पहला लोहा इस्पात उद्योग है जो पूर्णतः निजी क्षेत्र में लगाया गया था, जो पूर्णतः निजी क्षेत्र में लगाया गया था।
नाम है छोटा नागपुर का पठार। कितना बात है इसके अंदर, इसको बड़ा नागपुर का पठार कहना चाहिए था, नहीं। जो पूर्णतः निजी क्षेत्र में लगाया गया था। टिस्को इज फर्स्ट आयरन स्टील इंडस्ट्री विच वाज एस्टेब्लिश्ड कंप्लीटली इन, हाँ पब्लिक में ना, सरकारी हो जाएगा, प्राइवेट सेक्टर। 13 नंबर पे लिखो, 13 नंबर पे लिखो नोवा मुंडी। कितना बढ़िया नाम है। अच्छा कोई बात नहीं, नोवा मुंडी लिख दिया, आप समझ में आया। नोवा मुंडी, कितना क्लियर बोल रहा हूं। नोवा मुंडी, नोवा मुंडी, मुंडी ये नहीं, नवा मुंडी। लिखिए यहां मिलता है आयरन, लोहा इस्पात, मतलब आप लिख सकते हैं मैग्नेटाइट, हेमेटाइट आयरन। कल बताया था ना कि झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में जो भी लोहा मिलेगा सब हेमेटाइट, हेमेटाइट आयरन, नोवा मुंडी। 14 नंबर पे लिखो गुरु महिसानी, गुरु महिसानी, नहीं गुरु, गुरु ये सही है कि गुरु ये सही है? अब हम लिख ही दिए हैं तो बोलिए ये गुरु है, ये सही, नीचे वाला, छोटा वाला होता बड़ा वो नहीं। गुरु महिसानी, गुरु के उल्टा शिष्य, लघु। गुरु का उल्टा सिनोनिम्स एंटोनिम्स होता है ना हिंदी में भी, गुरु का उल्टा लघु। हो गया, गुरु माने बड़ा, लघु माने छोटा। हो गया। गुरु महिसानी में क्या मिलता है? लिखो लोहा और मैग्नीज, लोहा और मैग्नीज, मैग्नीज पहली बार सुन रहे हैं। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25, वाह क्या बात है। और आयरन का और मैग्नीशियम का, क्रिप्टॉन का, क्रिप्टन का, क्रिप्टन 36। अरे इनर्ट गैस है क्रिप्टन। हो गया। कुछ भी पूछ सकते हैं बीच में हम, हिजान जब भूगोल पढ़ाते पढ़ाते केमिस्ट्री पूछ लेंगे हम, आता पूछना सब आता है। 15, आजकल पूछना आसान है, जवाब देना मुश्किल होता है। 15 नंबर लिखो, 15 नंबर लिखो मयूरभंज, 15 नंबर लिखो मयूरभंज। क्या है वो तो हो गया, 238 करिए दिए। कोई बात नहीं, हो गया। 15 में लिखो मयूरभंज, मयूरभंज लिखो। यहां मिलता है डोलोमाइट, वाह क्या बात है, डोलोमाइट। मयूरभंज में डोलोमाइट, मयूरभंज में डोलोमाइट। किसका किसका और है? डोलोमाइट। भैया डोलोमाइट किसका और है? जैसे बॉक्साइड एल्युमिनियम का और है, हेमेटाइट लोहा का और है, वैसे ही डोलोमाइट किसका और है? कैल्शियम का। डोलोमाइट कैल्शियम का और है, अयस्क है। अगला लिखो, क्या नंबर है जी? 16 तालचर, तालचर ये भी पहली बार सुन रहे हैं, इसे भयानक कोयला क्षेत्र है जी, तालचर। तालचर कोयला, उड़ीसा में सबसे फेमस कोयला क्षेत्र कौन है? जैसे जैसे जो रुतबा, जो रैंक, जिस कारण से आप झरिया को जानते हैं झारखंड में, धनबाद को, वही स्थान तालचर का है। मैंने उड़ीसा का सबसे फेमस कोयला क्षेत्र कौन है? तालचर। अगर नहीं याद है तो ये खतरनाक बात है। हो गया, कंप्लीट हो गया ये। 17 बच गया। लिखिए रानीगंज, तालचर में कोयला। अभी तो बोले जो रैंक रुतबा झारखंड का है, झरिया का झारखंड में, वही उड़ीसा में तालचर का रैंक है। मतलब क्या मिलता है? ये तो ऐसा रीजनिंग आता है जी कि कौवा को डॉग कहते हैं तो मैना को क्या बोलेंगे, ऐसा नहीं रहता है। कूट भाषा में आदमी को, इंसान को
भगवान कहते हैं, तो पक्षी को कुटभागा में क्या कहेंगे? तो उसका कोई भगवान होगा? बताइए। गरुड़? क्या बात है, गरुड़ नहीं होगा। पक्षी में श्रेष्ठ कौन है? गरुड़। अब आइए 17, रानीगंज कोयला मिलता है। रानीगंज से क्या मिलता है? रानीगंज से कोयला सबसे ज्यादा मिलता है रानीगंज में। अब मैं बता दूं कि भारत में पहली बार कोयला निकालने का काम भी कहां शुरू हुआ था? इंडिया के लोग कोयला देखे पहली बार कहां से? रानीगंज से। इंडिया में कोयला निकालने की शुरुआत कहां से हुई? रानीगंज से। अब पेट्रोलियम निकालने की शुरुआत कहां से हुई? पेट्रोलियम निकालने की शुरुआत कहां से हुई? डिगबोई से। पेट्रोलियम असम के पहली बार पेट्रोलियम कहां से निकला? डिगबोई से, असम के डिगबोई से। लेकिन पहली बार कोयला कहां से निकला? रानीगंज से। याद रहेगा ना, पहली बार पेट्रोल असम के डिगबोई से। नाम कैसे पड़ा? अंग्रेज खुदाई करवाते थे, तेल की खुदाई, और जो लड़के होते थे तेल की खुदाई करते थे, तो बोलता था अंग्रेज, डिग माने खोदना, अब बॉय माने लड़का। अंग्रेज थोड़ा सा मुंह बना के बोलते हैं बोई, बॉय नहीं बोलते, वो बोई। डिग बोई, खोदो लड़के, खोदो लड़के, उसका नामे पड़ गया जगह का डिगबोई। डिगबोई का ही इतिहास है। चतुर्भुज मामूरिया की किताब है भारत कबूल, उसमें कहानी लिखा हुआ है। उसका नाम डिगबोई ऐसे ही पड़ा। अंग्रेज बोलते थे डिग बॉय, वो लोग अंग्रेजी में भी बोलते हैं लड़कों को वो बॉय, वो गर्ल। हम लोग ना बोलते हैं गर्ल, बॉय, सारा स्पेलिंग क्लियर है। बिहारी जब अंग्रेजी बोल दे तो कहीं स्पेलिंग मिस्टेक होने वाला नहीं है। डिपार्टमेंट, पार्लियामेंट, है ना। इनविटेशन, इनविटेशन नहीं, इनविटेशन। आपको हम इनवाइट तो किए थे जी, आए क्यों नहीं आप? तो इनवाइट से नहीं आएंगे, इनवाइट कीजिएगा तो आएंगे। तो ये हमारा टोन है, इसमें कोई बुरी बात। मैंने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भी देखा एक बार बोलते हुए, तो इनविटेशन को इनविटेशन बोल रहे थे। जब वो राष्ट्रपति बन गए थे उसके बाद एक शो में आए थे, वहाँ वो इनविटेशन बोल ही नहीं रहे थे, इनविटेशन। हम एक बार इनविटेशन में गए थे, कहीं इंटरव्यू में बोल रहे थे वो, तो हम बोले कि चलिए, हमारा जब राष्ट्रपति जी प्रूफ कर दिए इनविटेशन, तो हम लोग भी बोलेंगे इनविटेशन, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ कोई बात नहीं, हो गया। बहुत देर रुक गए छोटानागपुर के पठार पर। अब लिखिए प्लेट्यू ऑफ मेघालय, मेघालय का पठार। अब लिखिए मेघालय का पठार, मेघालय का पठार, प्लेट्यू ऑफ मेघालय। देखिए इसका निर्माण चूना पत्थर से हुआ है। इट इज मेड बाय लाइमस्टोन। इसका निर्माण चूना पत्थर से हुआ है। लिख लीजिए, इसके आगे लिखवा देंगे विस्तार। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है क्या कि एकदम पहले विस्तार लिखवाइए तब? इसका निर्माण चूना पत्थर से हुआ है। नाम से ना लग रहा है कहाँ विस्तृत होगा? मेघालय में। तो लिखो इसका विस्तार, विस्तार में लिखो मेघालय, विस्तार में लिखो मेघालय। विस्तार में मौज में ऑनलाइन वाला बच्चा रहता है। विस्तार में मेघालय, मेघालय विस्तार हो गया। किससे बना है? चूना पत्थर से। इसका निर्माण लिख लीजिए चूना पत्थर से हुआ है। इसका विस्तार कहाँ है? मेघालय में। हो गया। देखिए इस पर गारो खासी जयंतियां और मिकी पर्वत स्थित है। इस पर गारो खासी जयंतियां और मीकिर, ये अलग अलग है। यहाँ पर गारो खासी जयंतियां और मीकिर की पहाड़ी स्थित है। गारो हिल, गारो खासी जयंतियां और मीकिर यहाँ लिखा हुआ है कि पहाड़ी स्थित है। गारो हिल, खासी हिल जयंतियां और मीकिर हिल स्थित है। इस पर गारो खासी जयंतियां और मीकिर हिल स्थित है। गारो खासी जयंतियां और मीकिर की पहाड़ी स्थित है। गारो खासी जयंतियां और मीकिर की पहाड़ी स्थित है। एक फोटो बना लीजिए। यह है गारो हिल, यह खासी हिल, यह जयंतियां हिल,
और ये है मीकिर हिल। गारो, खासी, जयंतियां और मीकिर। अच्छा, ये देखने में लग रहा है कीप जैसा, अबाउट एकदम एग्जैक्टली नहीं, पर लगभग लग रहा है कीप जैसा। जैसे लालटेन में तेल डालने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? कीप का, नहीं टीप का। बिहार में क्या बोलते हैं इसको? कीप को यहाँ क्या बोलते हैं? टीप, नहीं टीपाकार। पर्वत कैसा लग रहा है? कीपाकार कि टीपाकार? कीपाकार। टीपाकार गलत उत्तर है। कैसा लग रहा है भैया? कीप। यानी गारो, खासी, जयंतियां जो पर्वत यहाँ है वो कीप जैसा है। इसीलिए सुन लो, बारिश की हवा अंदर आती तो है लेकिन निकल नहीं पाती है, एक ही स्थान पे सारा बरसात करा देती है। ये जगह है मासिन राम और चेरापूंजी। जगह कम है इसलिए बाहर लिख देंगे। नंबर 1 पे है मासिन राम। आप सुने होंगे, दुनिया में, विश्व में और भारत में भी सबसे ज्यादा वर्षा मासिन राम और चेरापूंजी में होता है। दुनिया में और भारत में सबसे अधिक वर्षा मासिन राम और चेरापूंजी में होता है। मासिन राम और चेरापूंजी में होता है। मासिन राम और चेरापूंजी में होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर्वत कैसा है? कीपाकार। क्वेश्चन है, मासिन राम और चेरापूंजी में सबसे ज्यादा वर्षा किससे होता है जी? क्योंकि वहां फनल से पहले भी बता चुके एक बार। और सुनिए, ये जो मेघालय के पठार आप देख रहे हैं, मैप में आपने देखा होगा कल मेघालय का पठार। देखो, कल मैप में आपने देखा होगा मेघालय के पठार का। यहां पर आपने देखा मेघालय का पठार और यहां पर देखा आपने छोटनागपुर का पठार। देखा ना? पहले मेघालय का पठार छोटनागपुर पठार का भाग था। ये दोनों आपस में जुड़े थे। बीच में बांग्लादेश है। बीच में कौन सा जगह है? ये बांग्लादेश है। इधर नॉर्थ ईस्ट, 7 सिस्टर। यहाँ पर मेघालय में जो मेघालय का पठार है, पहले छोटनागपुर पठार का भाग था, लेकिन यहाँ पर गंगा नदी बह के आती है, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी बह के आती है। इन दोनों नदियों के बहने से बीच का हिस्सा धंस गया, जिससे धंसा हुआ भाग बांग्लादेश हो गया और इधर वाला मेघालय का, इस छोटनागपुर पठार का ही कुछ हिस्सा इसके धंसने से अलग हो गया, है ना। ये जो धंसा उसका नाम है दाउकी फॉल्ट, दाउकी फाउल्ट, या इसको हिंदी में बोलते हैं दाउकी भ्रंश, दाउकी भ्रंश, या इसी का एक और भी नाम है मालदा गैप, मालदा गैप, मालदा गैप। क्वेश्चन आ जाए कि जो, रुक जाओ, छोटनागपुर के पठार से मेघालय के पठार अलग हो गया, कौन से फॉल्ट से, कौन से गैप से? दाउकी फॉल्ट या मालदा गैप। ये गैप क्यों बन गया? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के फ्लो के कारण बीच का हिस्सा धंस गया, धंसा हुआ भाग बांग्लादेश हो गया। जो धंसा उसको क्या बोला गया? दाउकी फॉल्ट, या उसी का दूसरा नाम है मालदा गैप, जीएपी गैप, मालदा गैप। तो लिखना है भैया कि मेघालय के रुक जाओ, मेघालय के पठार पहले छोटनागपुर पठार का भाग था, लेकिन आज यह दाउकी फॉल्ट या मालदा गैप से अलग हो गया है ना। लिखेंगे हम लोग, अंग्रेजी में लिख लीजिए, प्लेट्यू ऑफ मेघालय इज पार्ट ऑफ छोटनागपुर प्लेट्यू, प्लेट्यू ऑफ मेघालय। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अरे समझ में आ रहा है? प्लेट्यू ऑफ मेघालय इज पार्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू, बट एट प्रेजेंट it was separated by Dauki fault and Malda gap. Plateau of Meghalaya is part of Chotnagpur plateau, but at present it was separated by Dauki fault from Chotnagpur plateau. It was separated by Dauki fault from Chotnagpur plateau. हिंदी में लिखिए, मेघालय का पठार छोटानागपुर के पठार का भाग है। मेघालय का पठार भाग था, लिखिएगा, छोटानागपुर के पठार का भाग था, छोटानागपुर के पठार का भाग था, लेकिन दाउकी फॉल्ट या मालदा गैप से
अलग हो गया। लेकिन दाउकी फोल्ड, दाउकी भ्रंश और मालदा गैप से छोटानागपुर पठार से अलग हो गया। दाउकी भ्रंश और छोटानागपुर पठार से और मालदा गैप से ये छोटानागपुर पठार से अलग हो गया। लेकिन दाउकी भ्रंश और मालदा गैप से यह छोटानागपुर पठार से अलग हो गया। फोटो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर कोई जरूरी नहीं है। हो गया। अब आइए, यहां पर एक पहाड़ की चोटी है गारो हिल में, इसका नाम है नौक्रेक, इसका नाम है नौक्रेक। और एक पिक है गारो की पहाड़ी में, एक चोटी है जिसका नाम है नौक्रेक। जिसका नाम क्या है भैया? नौक्रेक। नौक्रेक मेघालय राज्य की सबसे ऊंची चोटी भी है और नौक्रेक एक नेशनल पार्क भी है। देखिए नौक्रेक, नौक्रेक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ छोटानागपुर प्लेट्यू। नौक्रेक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ मेघालय प्लेट्यू, मेघालय प्लेट्यू। नौक्रेक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ मेघालय प्लेट्यू and it is also a national park. It is also a national park. इसी के जस्ट बगल में नौक्रेक मेघालय राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। नौक्रेक मेघालय राज्य की सबसे ऊंची चोटी है और यह एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, और यह एक राष्ट्रीय उद्यान भी है। कौन से जीव के लिए फेमस है? किस जीव के लिए? बाघ, तेंदुआ, हाथी। नेशनल पार्क में क्या क्या मिलता है? बाघ, तेंदुआ, हाथी, हुलॉक बंदर, एक बंदर का प्रजाति हुलॉक। बाघ, तेंदुआ नहीं होता, लियोपार्ड टाइप का होता है। बाघ, तेंदुआ, हाथी, हुलॉक बंदर, हुलॉक बंदर, ये सब मिलता है कहाँ? नौक्रेक नेशनल पार्क में। ये सब कहाँ मिलता है जी? ये जो नौक्रेक जहाँ आपने बनाया है, जहाँ आपने नौक्रेक बनाया है वहाँ एक नया जगह बना लीजिए, इसका नाम है तुरा। क्या नाम है भैया? नौक्रेक के जस्ट बगल में एक जगह है जिसका नाम है तुर्रा। नौक्रेक के जस्ट बगल में एक जगह है जिसका नाम क्या है जी? तुर्रा। तुर्रा लिखिए, फेमस है कागज उद्योग के लिए। किसके लिए फेमस है? कागज उद्योग। कागज का भी उद्योग होता है ना जी, पेपर इंडस्ट्री। तुर्रा बना लो, तुर्रा बना, नौक्रेक के बगल में तुर्रा लिख दो, लिखो तुर्रा फेमस फॉर पेपर इंडस्ट्री। तुर्रा कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तुर्रा कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तुर्रा कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अब सुनो, अगर लिख लिए तुर्रा फेमस फॉर पेपर इंडस्ट्री। ये जो गारो खासी जयंतियां आपने देखा, मिकिर नहीं, गारो खासी जयंतियां, एक जनजाति भी वहां रहता है। ट्राइब, इसी नाम की पहाड़ भी है, इसी नाम से जनजाति भी है। तो गारो खासी जयंतियां ट्राइब लिव्स एट मेघालय प्लेट्यू। गारो खासी और जयंतियां जनजाति मेघालय के पठार पर रहते हैं। गारो खासी और जयंतियां जनजाति, आदिवासी जनजाति मतलब आदिवासी। गारो खासी एंड जयंतियां ट्राइब लिव्स एट, गारो खासी एंड जयंतियां और जयंतियां जनजाति मेघालय के पठार पर रहते हैं। गारो खासी और जयंतियां जनजाति मेघालय के पठार पर रहते हैं। गारो खासी और जयंतियां जनजाति
गारो खासी एंड जयंतिया ट्राइब लिव एट मेघालय प्लेटू। सुनो, खासी जनजाति की एक विशेषता है, इसीलिए वो खासी उसका नाम है। नहीं, नाम है खांसी नहीं होता उसको, मतलब खांसी होता होगा इसलिए खासी नाम पड़, नहीं, खास विशेषता है। वो दूध पीता है लेकिन बाई प्रोडक्ट नहीं खाता, जैसे दही, मट्ठा, मक्खन, खोया गलती से खिला दिए, बताया नहीं, अच्छा भी लग गया, 2 घंटे बाद बताइए तुमको हम खिलाएं बाई प्रोडक्ट, वो वेटिंग कर देगा, नफरत करता है, पता नहीं क्या है, बाई प्रोडक्ट खाता ही नहीं है। खासी जनजाति की विशेष विशेषता। इसकी दूसरी विशेषता, इनके यहाँ स्कूल, इनके बेटियां स्कूल जाती हैं लेकिन लड़के घर के बर्तन बासन चूल्हा चौका काम देखते हैं। वहाँ लड़कियां ही बारात लेकर आती है और लड़के जाते हैं लड़कियों के यहाँ, वहाँ भी उनको घरेलू कार्य ही करना होता है। माने मातृसत्तात्मक परिवार है वहाँ, नहीं कुछ नहीं खाते। फिर जो है हमारे टीचर थे, माजी सर पढ़ाते थे वहाँ शिलोंग यूनिवर्सिटी में, तो बोले हम गए थे वहाँ तो पूछे उनसे खासी लोगों से कि अपने बेटों को स्कूल क्यों नहीं भेजते। माजी सर ने पूछा कि बेटों को स्कूल क्यों नहीं भेजते, तो उन्होंने कहा कि सर ये तो पराया धन है, इसको स्कूल क्यों भेजें। तो वहाँ बेटा पराया धन है, यहाँ बेटी पराया धन है। अरे कुछ भी आजकल कोई अराया धन पराया धन नहीं होता है ना, वो खाली कहने का है। आजकल बेचारा पुरुष सशक्तिकरण का युग आ चुका है, आजकल बेचारा कमजोर हो चुका है, एक पुरुष आयोग भी होना चाहिए। नहीं, चलिए ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब आ जाइए, हम लोग आते हैं लद्दाख का पठार। एक लाइन क्यों, लद्दाख का पठार का फोटो बना लीजिए पहले। यही है लद्दाख का पठार, प्लेट्यू ऑफ लद्दाख, यही लद्दाख का पठार है। लद्दाख का पठार, बस एक लाइन इसमें लिख दीजिए, 2 लाइन लिखना है। रुक गए, बनाइए आराम से, टाइम है। हो गया, फोटो बन गया। देखिए लद्दाख के पठार तिब्बत के पठार का भाग है। प्लेट्यू ऑफ लद्दाख इज पार्ट ऑफ प्लेट्यू ऑफ तिब्बत। प्लेट्यू ऑफ लद्दाख इज पार्ट ऑफ प्लेट्यू ऑफ तिब्बत। लद्दाख का पठार तिब्बत के पठार का भाग है। लद्दाख का पठार तिब्बत का पठार का भाग है। एक पॉइंट हो गया। प्लेट्यू ऑफ लद्दाख इज पार्ट ऑफ प्लेट्यू ऑफ तिब्बत, एक पार्ट। दूसरा पॉइंट लिखिए इसके बारे में, 2 ही पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, प्लेट्यू ऑफ लद्दाख भारत का सबसे ऊंचा पठार है। प्लेट्यू ऑफ लद्दाख इज द हाईएस्ट प्लेट्यू ऑफ इंडिया। प्लेट्यू ऑफ लद्दाख इज द हाईएस्ट प्लेट्यू ऑफ इंडिया। प्लेट्यू ऑफ लद्दाख इज द हाईएस्ट प्लेट्यू ऑफ इंडिया। लद्दाख का पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है। लद्दाख का पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार। तीसरा पॉइंट भी लिख लीजिए, इट इज मेड बाय ग्रेनाइट और नीस रॉक। इसका निर्माण ग्रेनाइट और नीस चट्टान से हुआ है। इसका निर्माण ग्रेनाइट और नीस चट्टान से, कल बताया तो था नीस, ग्रेनाइट ही चेंज होकर क्या बनता है, नीस। इसका निर्माण ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से हुआ है। बस कैसा लगा क्लास, आज इतना ही करते हैं। मिलते हैं फिर कल इसी समय में, अगर टाइम होता है तो, ठीक है ना। कैसा लगा क्लास, एक बार ऑनलाइन वाले भी एक बार कमेंट कर देंगे। ऑनलाइन वाले भी कमेंट करके बता देंगे क्लास समझ में आया, अच्छा लगा, यस सर, नो सर, कुछ भी बता देंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। आशीर्वाद सबको, ऑनलाइन वाले को भी, ऑफलाइन वाले को भी। खुश रहो, स्वस्थ रहो, खाओ पियो, मस्त रहो। ऑल द बेस्ट।